बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राना मोहम्मद सरवर और आपके अपने पसंदीदा चैनल हम अवाम से मैं मुखातब हूं। दोस्तों साथियों, ईद उल ज़ुहा की आमद है और 2 दिन बाकी हैं। सब दोस्तों को मेरी जानब से एडवांस में ईद मुबारक। मैं दुआ गो हूँ कि आप तमाम दोस्तों की ये ईद इंतहाई खुशियों भरी हो और आप खुश व खुर्रम रहें और ईद की ये छुट्टियाँ और जो ईद की तमाम तकरीबात इंजॉय करें। 3-4 ख़बरें हैं मेरे पास, लेकिन ख़बरों में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट्स किए और शेयर भी किया और मुझे अच्छी अच्छी तजावीज़ भी दी। कुछ आवाज़ का फैक्टर आ रहा था, दोस्तों ने मुझे इस तरफ मुतवज्जा कराया, तो ये जो आज टेक्निकल मसला था ये थोड़ा सा हमने आज हल करने की कोशिश की है। तो जनाब, ख़बरें और आप ख़बरें शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारा ये चैनल हम अवाम ये सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल का निशान घंटी लगी हुई इसे दबा दें। तो इससे ये होगा कि जो भी हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। तो जनाब, मुल्की अगर सियासत की बात की जाए तो अपने मुल्क पाकिस्तान की ख़बरों का जिक्र किया जाए तो आजकल एक ही ख़बर गर्म है, वो है ज़िमनी इलेक्शन। और ज़िमनी इलेक्शन के बारे में एक्टिविटीज़ बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं। PTI और इमरान खान साहब भी भरपूर जलसे कर रहे हैं। कल उन्होंने शेखुपुरे में जलसा किया और ज़राए से ये वहाँ के जो मकामी ज़राए हैं और हमारे जो मीडिया है उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा जलसा था और शेखुपुरे की तारीख का इसे बहुत बड़ा जलसा कहा जा रहा है। इसके बावजूद कि वहाँ ग्राउंड में पानी था, कीचड़ था, लेकिन फिर भी लोग जोग जोग इस जलसे में शामिल हुए और उन्होंने अपने कप्तान और खान के साथ वाबस्तगी का इजहार किया। मरीम नवाज़ साहबा भी अपनी कैंपेन पे निकली हुई हैं, वो भी जलसे कर रही हैं, कारर मीटिंग कर रही हैं और तमाम जमाती वाबस्तगियों से बालातर और तअस्सुब को बालातर रखते हुए ये बात कहनी पड़ेगी कि उनके जलसे भी काफ़ी मीनिंगफुल हैं। काफ़ी जनाब लोग उसमें भी आ रहे हैं और उनको भी सुन रहे हैं, तो अच्छा मुकाबला है। आज खान साहब हैं जो अपने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में खुशाब में जाएंगे और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो खुशाब का जलसा वहाँ पे हो रहा होगा। वहाँ पे भी 2 हलकों के इलेक्शन होने हैं। जो जायज़े बताते हैं, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स हैं जो जायज़े पेश कर रहे हैं, तो उनमें ये बताया जा रहा है कि कुछ जो अवामी जायज़े हैं TV चैनल बता रहे हैं कि 16-4 का मुकाबला है। 16 नशस्तों पे PTI काफ़ी कंफर्टेबल है और आगे है और वो ये सीटें जीत जाने की पोजीशन में है। इन केस अगर इलेक्शन फेयर होते हैं, अगर इलेक्शन में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाती, रिगिंग नहीं की जाती या उसे टेक्निकल तरीके से हथियाया नहीं जाता, तो बाज़ जो अवामी जायज़े हैं वो 17-3 का मुकाबला बता रहे हैं और ये 3 नशस्तें वो हैं कि जिन पे कांटेदार मुकाबला है और 17 नशस्तों पे तहरीक इंसाफ आगे है। तो ये इलेक्शन इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि पंजाब हुकूमत जो कायम है या पंजाब हुकूमत जो कायम होगी, हमज़ा शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो इन्हीं ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर उसका इन्हसार है। अगर वो यहाँ से 12, 13, 14 सीटें जीत जाती है तो फिर पंजाब में उसकी हुकूमत का बरकरार रहना मुमकिन हो पाएगा। अदरवाइज़ PTI की पोजीशन इस वक्त अगर नंबर गेम देखें तो 5 मखसूस नशस्तें जो PTI को मिल चुकी हैं, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, हलफ बर्दारी हो चुकी है उनकी। तो PTI के पास जो नंबर गेम के हिसाब से इस वक्त फिगर है वो 273 है, जबकि हमज़ा शहबाज और उसके जो अलाई हैं वो 272 पर खड़े हैं। पीपल्स पार्टी का भी कुछ हमज़ा शहबाज और मुस्लिम लीग नून के बारे में रवैया काफ़ी मुआंदाना है, यानी कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे और जिस तरह ये कोलिशन है, कोलिशन गवर्नमेंट है, PDM का हिस्सा है, लेकिन वो अपना कोई ख़ास किरदार या बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करते नज़र नहीं आ रहे। तो इसी तरह इमरान खान की भी ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, उनकी जमात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अवामी हमायत उन्हें बहुत ज़्यादा मिल रही है और जलसों से ऐसा लगता भी है। अगर वो 10-15 कम से कम उन्हें 12-13 सीटें तो लाजमी जीतनी होगी। अगर वो 10-15-16 सीटें नहीं जीत पाते तो उनके लिए भी एक इम्तिहान होगा और ये इलेक्शन मुल्क के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है।
पहले तो मुनहरफीन ने एक चलती हुई हुकूमत, एक जो हुकूमत सेट थी, चल रही थी, और अब जाके उसने इक़्तिसादी मामलात में भी काफ़ी पेशरफ्त करना शुरू कर दी थी, उसको इन्होंने अपने मफादात की खातिर मुनहरफ होकर चलता किया और पूरा एक जो सेटअप है उसको लपेट दिया। तो अब ये लोग अवाम की अदालत में हैं, तो अवामी गज़ब का भी शिकार हैं, अवामी सवालात का भी इन्हें सामना करना पड़ रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून किसी भी तरीके से ये 13-14 नशस्तें निकाल के अपनी हुकूमत पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ बना लेते हैं, तो PTI मस्ट इस पर रिएक्ट करेगी और धांधली का शोर मचाएगी, और फिर वही लॉन्ग मार्च, धरने, पकड़ दकड़ का सिलसिला और वो मार कुटाई का सिलसिला, रोड ब्लॉक होंगे, शहरों में हंगामे होंगे। तो ये ना हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए मुफीद है और ना ही मुल्क की मीशत के लिए मुफीद है। तो ज़िमनी इलेक्शन में ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी खाल बचा रही हैं, अपनी अपनी सियासत बचा रही हैं। इन्हें अवाम का कोई फ़िक्र नहीं है, इन्हें मुल्क की मीशत से कोई सरोकार नहीं है। ये सब लोग अपनी सियासत और अपना माल और अपना खाल बचाने के दर पे हैं। किसी को फ़िक्र नहीं है कि जो अशाए खुर्दोनवेश की कीमतें अवाम की पहुँच में है भी या अवाम की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं, इस चीज़ से इन्हें सरोकार नहीं है। आलमी ख़बरों की जानिब आते हैं। आलमी ख़बरों में एक ख़बर जो आज इंटरनेशनल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सुर्खी बनी हुई है, जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिज़ो आबे कातलाना हमले में हलाक हो गए हैं। शिज़ो आबे सन 2006 में 1 साल के लिए जापान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। फिर दोबारा इनकी पार्टी ने 2012 में जापान का इलेक्शन जीता और फिर मुसलसल 8 साल तक ये जापान के वज़ीर आज़म रहे। बहुत ये मकबूल वहाँ के जापान के लीडर थे और अवाम में इन्हें बहुत ज़्यादा पज़ीराई हासिल थी। तो इन्होंने अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से 2018 में सियासत से किनारा कशी कर ली थी और पार्टी ओहदों से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, वज़ारत उज़्म से इस्तीफ़ा दे दिया था। अब जापान की जो सियासी हालात ख़राब होने की वजह से और जापान भी माशी मसाइल का शिकार हुआ, तो इन्होंने फिर से राब्ता अवामी मुहिम शुरू कर दी थी। उसी मुहिम में एक नेवी के साबिक़ अहलकार ने इन्हें गोलियां मारी और उन्होंने 2 बार इन पर वहाँ पे गोलियां चलाईं और ये मौके पर वहाँ पे हलाक हो गए। इसी तरह अपना पाकिस्तान में भी जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, वो भी अपने ख़दशात का इज़हार करते हैं पार्टी लेवल पे और इंडिविजुअल तौर पे भी कि मेरी जान को ख़तरा है, सीरियस थ्रेट्स हैं, लेकिन हुकूमत इनको सीरियस नहीं ले रही। उल्टा जो हुकूमत के वज़ीर जंग हैं, वज़ीर इत्तलात, उन्हें नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो जंगी बयान दागते रहते हैं। कभी वो कहते हैं मैंने फ्रेश वो शेल ख़रीद लिए हैं, आंसू के एक्सपायर शेल नहीं हैं, तो हर वक्त उनका धमकाने वाला लहजा होता है, तो वज़ीर जंग ही उन्हें कहा जाएगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो मुल्क में माशी बदहाली का रोना रोती है। वो कहती है कि IMF से हमें कर्ज़े नहीं मिलते, रिकन्सिलेशन की बात करती है, लेकिन ये कैसी रिकन्सिलेशन है और तमाम जमातों से बैठकर मशावरत करने का उनका ये कैसा इरादा है या कैसा ज़हन है कि वो एक तरफ तो अपोजिशन ख़ास करके PTI के ख़िलाफ़ पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी रखे हुए है। हलीम आदर शेख को भी एक मुकदमा दर्ज करके उसमें लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और सहाफ़ी अमरान रियाज उन्हें भी पकड़ा गया और उन्हें अभी शहर शहर घुमाकर रुस्वा किया जा रहा है। एक अदालत से अगर उन्हें रिलीफ मिलता है, उन पर जो संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात हैं, उन दफ़ात को अगर मजिस्ट्रेट साहब ख़त्म करते हैं तो वहाँ से बरी होते हैं, तो दूसरी ज़िले की अदालतों ने पकड़ लेती है। अटक की अदालत से अगर वो बरी हुए तो उन्हें बाहर निकलते ही चकवाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो इन्हें शहर शहर घुमाकर उन्हें सज़ा दी जा रही है कि वो हुकूमत से सवाल क्यों करते हैं, वो अवाम की बात क्यों करते हैं। अवाम की बात करना या सवाल करना उस वक़्त जायज़ होता है जब बात नून लीग की फेवर में की जाए। अगर संगीन गद्दारी के मुकदमात का मामला है तो या अदारों पे तनकीद करने का मामला है, तो इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इन्होंने गुजरांवाले जलसों में भी नाम ले लेकर
हमारे जो पाक फ़ौज का इदारा है और जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत इंस्टीट्यूट है, तो इन्होंने वहाँ पर भी पाक फ़ौज पर भी कड़ी तनकीद की, जो कि अपना मुल्की मफाद में नहीं है। और जो मुल्क का हमारा एक मजबूत इंस्टीट्यूट है, मजबूत अदारा है, हमारी फ़ौज हमारी पासबान है, हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फ़ौज हमा वक्त मुस्तैद रहती है, तो उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा, सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत के लिए और सियासी तौर पर रिवीजन के लिए। अगली जनाब ख़बर है मेरे पास कि पाकिस्तान में बिजली के साथ साथ अब मोबाइल सर्विसेज भी मुतासर हो रही हैं। मोबाइल के सिग्नल अब बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, बिजली नहीं होती तो इंटरनेट सर्विसेज भी अक्सर औक़ात डिस्टर्बेंस का शिकार रहती हैं। बहुत से इलाकों में इंटरनेशनल सर्विसेज जो मुतासर हो रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्राइसिस है ये बिजली के बाद दीगर क्राइसिस में भी कन्वर्ट होता जा रहा है। एक और ख़बर है कि श्रीलंका ने, देखिए श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया है माशी तौर पर, उसने अपना जो आलमी इदारों की कर्जा जात से वो वापस करने में नाकाम रहा और इसी तरह वो डिफ़ॉल्ट कर गया। उसने अब रूसी सदर से तेल अपना लेने की रूस से दरख्वास्त की है और रूस इस पर गौर खोस भी कर रहा है और यकीनन वो रूस से तेल लेने में हासिल करने में कामयाब भी हो जाएंगे। हमारे हुक्मरानों ने जो मौजूदा सेटअप है, इन्होंने अमरीकी खुशनुदी के लिए इन्होंने अपना रूस से जो साबका हुकूमत की पेशकश थी उसको आगे नहीं बढ़ाया और उन्होंने रूस से मामलात तय नहीं किए। हालांकि मुल्क में आइंदा आने वाले वक्त में गंदम की ज़रूरत भी पड़ेगी, जो कि हमें रूस से अर्जा निरखों पर मिल सकती है। जनाब बरतानिया की बात करते हैं आलमी मंजरनामे में, तो वहाँ के जो सदर हैं जनाब बोरिस जॉनसन, वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं क्योंकि उन्हें अपनी ही जमात के जो बेशतर MNs थे उन्हें उनका मुखालफत का सामना करना पड़ा। कई एक वज़ीर भी उनकी मुखालफत में आ गए और उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा किया, क्योंकि बरतानिया भी इस वक्त माशी क्राइसिस का शिकार है, उसकी मईशत पर भी दबाव है। सबसे बड़ा एनर्जी का क्राइसिस तो यूरोप में पैदा हुआ है रूस यूक्रेन जंग की वजह से, तो उसके असरात जो आलमी मईशत पर भी पड़ रहे हैं। और जो बरतानिया है और यूरोप के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, बरतानिया जैसे जर्मनी वगैरह, तो इनकी मईशत पर इसके असरात बहुत ज़्यादा नुमायाँ और गहरे हैं। तो इसी बहरान की वजह से और दीगर और बहुत से मुल्की और दाखिली मसाइल की वजह से बोरिस जॉनसन को तनकीद का सामना था और बिल आखिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। चीन कहता है, चीन की वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया है कि जो बरतानिया है वो चीन के बारे में बहुत गलत और डिसइंफॉर्मेशन पर मबनी और मुतअस्सिब रवैया रखा हुआ है। पिछले दिनी जो कि बरतानिया की खुफिया एजेंसी थी उसने रिपोर्ट दिया कि चीन हमारी माशी और कौमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा बनता जा रहा है, क्योंकि माशी मैदान में भी चीन हर सतह पे अमेरिका और बरतानिया को चैलेंज कर रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उनके सामने है। और फ़ौजी लिहाज से भी चीन बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़ा है, ख़ास करके ताइवान के मामले में। और जो मशरक़ बईद है वहाँ पे जो अमेरिकी और बरतानवी असर और रसूख है उसके सामने चीन एक चैलेंज बनकर खड़ा हुआ है। तो जनाब अब तक के लिए जो अहम और ख़ास खबरें थी, हमने उन पे जो अपना एक एनालिसिस था वो हमने पेश कर दी है। आपके लिए इतना ही। आप सब के लिए दुआएं, हमें भी दुआ में याद रखिए। और हमारे जो चैनल है, हमारी ये जो वीडियोज़ हैं, इसे देखकर अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा और हम इसकी बेहतरी के लिए मज़ीद हम तवज्जो करेंगे।